हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपके सामने स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं। तो आज खुशी की बात बच्चों ये है कि आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म करने वाले हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। दूसरा जो है दैट इज क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट्स मतलब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा एक बोनस टॉपिक इंट्रोड्यूस किया मैंने आज, विच इज वैंडरवॉल फोर्सेस। आपको समरी डिस्कस करूंगा मैं वैंडरवॉल फोर्सेस की, जिससे आपको वैंडरवॉल फोर्सेस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। नाम से समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? नाम से समझ आ रहा है कि गैस को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप गैस को कन्वर्ट करना चाहते हो लिक्विड में, इसी को तो लिक्विफिकेशन बोलेंगे। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप एक फेज चेंज की बातें कर रहे हो। फेज चेंज, एक गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फेज चेंज की बातें कर रहे हो। अगर मैं यहां पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स, फेवरेबल फैक्टर्स के बारे में आप मुझे बताइए कि मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या प्रेशर बढ़ाना चाहिए, घटाना बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर के फेवरेबल कंडीशंस बता दीजिए। आपके दिमाग में यही आंसर आ रहा होगा कि टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो। आप अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो या फिर टेम्परेचर कम कर दो, गैस लिक्विफाई हो जाती है, या फिर प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास चले जाएंगे, तो गैस फेज लिक्विड में जाने की फीलिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फेवरेबल फैक्टर्स। इतना इतना तो हमें पहले से ही आता है। आज हमें इतना ही नहीं पढ़ना, हमें इससे आगे पढ़ना है और ज्यादा आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस किससे रिलेटेड है। ये आइडियल गैस से रिलेटेड है या रियल गैस से रिलेटेड है? द आंसर इज इट इज रिलेटेड टू, इट इज एप्लीकेबल टू गैस कर लिया। द आंसर इज रियल गैस, एज आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये आइडियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, आइडियल गैस को क्यों लिक्विफाई नहीं किया जा सकता? अब ये सवाल आता है दिमाग में। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में क्यों रहना चाहते हैं? द आंसर इज क्लियर कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड सरफेस को छोड़ के गैस में चले जाएंगे ना। तो आइडियल गैसेस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। दैट इज द बॉटम लाइन। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक लिक्विफिकेशन इज गैसेस इज वैलिड फॉर रियल गैसेस ओनली। गाइस, अब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। सबसे पहले एक इंसान था जिसका नाम था थॉमस एंड्रूज। थॉमस एंड्रूज ने क्या किया? उसने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, सॉलिड, सबका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट किया। और फिर उसके बाद उसने पीवी ग्राफ, आपको याद होगा पीवी ग्राफ पे आइसोथर्म्स ड्रॉ किए। तो जो मैंने बोला है फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं यहां पे कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किस तरीके से समझी गई, ठीक है। तो राइट दिस थिंग कि थॉमस एंड्रूज नाम का एक पर्सन है, कलेक्टेड प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डेटा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट किया उसने एंड प्लॉटेड
क्या प्लॉट किया? आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स प्लॉट किए। आइसोथर्म्स एक ऐसे कर्व होते हैं जिसपे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एंड ही प्लॉटेड आइसोथर्म्स इन पीवी ग्राफ। ठीक है, और गाइज ये CO2 कैसी गैस है? आइडियल गैस है या रियल गैस है? इस सिनेरियो में ऑब्वियसली इट इज रियल गैस। वो रियल एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां पे CO2 एक रियल गैस है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले भी एक चीज डिस्कस की थी कि रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कब करती है, आपको याद है? पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि देखो जी, या फिर टेम्परेचर हाई कर दो या फिर प्रेशर को लो कर दो। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है इफ द टेम्परेचर इज हाई एंड द प्रेशर इज लो। अब यहां पे अगर आप CO2 विच इज अ रियल गैस, उसका पीवी ग्राफ हाई टेम्परेचर पे चेक करोगे तो किसके सिमिलर आएगा? द आंसर इज वेरी सिंपल, आइडियल गैस के सिमिलर आएगा। तो यही पॉइंट लिख देंगे, एट हाई टेम्परेचर, at high temperature the graph was similar to that of ideal gases। बात समझ आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा यहां पे ना मैं पीवी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर वॉल्यूम। हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो CO2 का डायग्राम है वो किसके सिमिलर आ रहा है? आइडियल गैस के। हाई टेम्परेचर पे ना कुछ आपको ऐसा कुछ कर्व बनाना होगा इस तरीके से। ये इस कर्व पे थोड़ा बाद में आएंगे, हाई टेम्परेचर वाले कर्व पे। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन टू यू अ जनरल ग्राफ कि पीवी ग्राफ रियल गैसेस का कैसे बनता है। आइडियल का तो ऐसे ही बनता है, एक हाइपरबोला की तरह आता है, ठीक है। अब रियल गैसेस में कैसे? लेट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट को बच्चों आप ए बोल दो। क्या बोल दो? ए बोल दिया। अब इस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। एट ए पॉइंट CO2 इज एग्जिस्टिंग एज गैस। ए पॉइंट पे CO2 गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। अब क्या हुआ, आपने इसमें प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, दैट मींस आप पीछे आप y कोऑर्डिनेट बढ़ा रहे हो। आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, एग्रीड? तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रही है। देखो ये एरो फॉलो करो, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हुई, वही हो रही है। और ये पॉइंट कहां तक कम हो रही है इसको बोल दिया मैंने बी। ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। अब बी एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि अगर मैं इसमें और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फेज चेंज हो जाएगा। फेज चेंज का मतलब समझते हो? फेज चेंज का मतलब है गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। बी पॉइंट पे अभी भी क्या है? बी पॉइंट पे क्या है? CO2 कैसी है? एज गैस ही है। ए पॉइंट पे भी CO2 गैस है, बी पॉइंट पे भी CO2 गैस है। ए से बी क्या है? कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। सारे पॉइंटर समझ आने चाहिए। ए से बी क्या है? कंप्रेशन ऑफ गैस। अब आप बी पे थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाते हो अगर, तो फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज होने का मतलब है ये जो CO2 गैस है ये कन्वर्ट हो जाती है CO2 लिक्विड में। अचानक से वॉल्यूम डिक्रीज। पहले CO2 गैस थी, बी पॉइंट पे CO2 गैस थी, तो अब प्रेशर थोड़ा सा ही बढ़ाया आपने, ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ाया है। सी पॉइंट पे CO2 लिक्विड है। बात समझ आ रही है? आप जब बी से सी जा रहे हो, आप ये देखोगे प्रेशर आपने बहुत थोड़ा सा बढ़ाया है, तो लिक्विफाई होगी गैस। लिक्विफाई होगी तो अचानक से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। जरा देखो, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम VB आ रही है और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम VC आ रही है। फटाफट वॉल्यूम देखो डिक्रीज हुई है, कितनी सारी डिक्रीज हो गई थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने से। ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी वॉल्यूम अचानक से डिक्रीज हो गई? अरे गैस लिक्विड बन गई, गैस गायब। बात समझ आ रही है? चलिए, तो दैट मींस सी पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है?
सी पॉइंट पे CO2 क्या एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सी पॉइंट पे CO2 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बी से सी प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड एज फेज चेंज। बात समझ आ रही है? बी से सी फेज चेंज हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछे बी और सी के बीच में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, यहां पे बीच में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, यहां पे लिक्विड भी एग्जिस्ट करती है, गैस भी एग्जिस्ट करती है, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। फेज चेंज का केस है ये। और अगर कोई पूछे यहां पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलोगे प्राउडली क्या चीज एग्जिस्ट करती है, गैस। बात समझ आ रही है? सी पॉइंट पे क्या चीज बन गई, लिक्विड। फेज चेंज कंप्लीट। पॉइंट बी में फेज चेंज स्टार्ट हुआ था, पॉइंट सी में फेज चेंज खत्म। ओके, एट पॉइंट सी यू आर हैविंग CO2 लिक्विड, राइट हैंड साइड लिखा है, चेक करो। ठीक है, सी पे लिक्विड बन चुका है। सी पे अगर लिक्विड बन चुका है, अगर आप अब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं? बचपन में क्या पढ़ रखा है, आर लिक्विड्स कंप्रेसिबल? द आंसर इज नो। अगर आप एक लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो वॉल्यूम में इंक्रीज ना बराबर आएगा, बहुत ही कम आएगा। तो इसके बाद का ग्राफ कुछ ऐसा है। बात समझ आ रही है? यहां पे लिखिए डी, इस पॉइंट को लिख दीजिए डी। व्हाट इज डी बच्चों? डी इज बेसिकली, व्हाट इज डी? डी इज योर लिक्विड, CO2 लिक्विड। तो सी से डी क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? कंप्रेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप सी से डी जा रहे हो, आप लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। गैसेस को कंप्रेस करना आसान है, लिक्विड्स को कंप्रेस करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो पूरा ग्राफ बना है, ये बना है एट अ सर्टेन टेम्परेचर। मैं एक डेटा उठा रहा हूं एनसीईआरटी से। दिस ग्राफ इज मेड एट अराउंड 18.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 18.1 डिग्री सेल्सियस। आइसोथर्म है ये, स्टार्टिंग में बता दिया था आइसोथर्म। अब मैं ना यहां पे एक डॉटेड रीजन बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। डॉटेड क्या डार्क ही बना दिया मैंने, लो ऐसा कुछ बना दिया। अब ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। डिस्कस किया था, अगर आप गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो गया। एग्रीड? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो टेम्परेचर शुड बी लेस। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो टेम्परेचर शुड बी लेस। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री 25 डिग्री, तो लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। अब उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब पहले अगर आप देखोगे बी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो प्रेशर बी की कुछ वैल्यू आ रही है, दिख रहा होगा ये प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी पॉइंट की कोई वैल्यू आ रही है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो गया। गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो गया, दैट मींस अब लिक्विफिकेशन एक हायर प्रेशर पे होगी। मान लेते हैं ऊपर कहीं हो रही है, बी डैश मान लिया इसे। ठीक है, ये बी डैश पे लिक्विफिकेशन हो रही है हायर टेम्परेचर पे। फिर से ये कोई टेम्परेचर ले लेते हैं कि यहां पे ये ए डैश पॉइंट है मान लेते हैं फिर से, और ये ग्राफ मान लेते हैं किसी और टेम्परेचर पे, जैसे 20 डिग्री 21 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही कोई रैंडम टेम्परेचर ले लिया, इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब गैस को लिक्विफाई करने के लिए गैस लिक्विफाई किस प्रेशर पे होने लगेगी, थोड़े ज्यादा प्रेशर पे गैस लिक्विफाई होने लगेगी। अब देखोगे अब जो बी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आ रहा है ये ज्यादा आ रहा है। फिर से इसके बाद हॉरिजॉन्टल पोर्शन आएगा फेज चेंज वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको फिर से सी डैश बोल दोगे, है ना। और फिर उसके बाद ये लिक्विड बन चुका है तो ये डी डैश आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एक चीज समझ आ रही है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं टेम्परेचर को, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर बता रहा हूं, इट इज 30.98।
अगर मैंने टेम्परेचर को 30.98 रखा है तो आपको पता है गैस कहां पे जाती है? अगर यहां पे मैं ए डबल डैश बनाऊं 30.98 डिग्रीज पे, मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई कर रहा हूं कितने टेम्परेचर पे? 30.98 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ जाता है ना, जस्ट इसको टच होके ऐसे चला जाता है। बात समझ आ रही है? दिस इज टेम्परेचर 30.98, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे, ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है बच्चों। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों बोल रहे हो? वाई इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? बिकॉज इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो मैंने पहाड़ सा बनाया था हरे रंग का, कौन से हरे रंग का? ये वाला जो पहाड़ है, ये एक लिक्विफिकेशन की बाउंड्री शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि अगर किसी का पीवी ग्राफ इसके बीच में से क्रॉस होता हुआ जाएगा तो गैस को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में। अगर आपका ग्राफ इससे ऊपर जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, जैसे ऊपर रेड कलर वाला ग्राफ समझ लो, ये मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, ये इस पहाड़ जैसी चीज से टच भी नहीं हो रहा, तो दैट मींस अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पे CO2 ले लोगे, क्या आप उसको लिक्विफाई कर पा रहे हो? द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो कर्व है ये इस पहाड़ को टच भी नहीं कर रहा। ज्यादा से ज्यादा कौन से टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल? ज्यादा से ज्यादा कौन से टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल? इससे बताओ। ज्यादा से ज्यादा 30.98 डिग्री सेल्सियस पे आप लिक्विफिकेशन को कर सकते हो। बिकॉज ये ग्राफ 30.98 वाला अगर आप ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ जस्ट इसको टच होते हुए जा रहा है। इससे हल्का सा भी ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया ना, मतलब 31 भी हो गया, वो भी बेकार है, क्योंकि 31 हो गया तो ये ग्राफ टेंजेंट नहीं रहेगा, ये इसके थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, आप लिक्विफाई कर ही नहीं पाओगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहां पे हर टेम्परेचर के लिए कमेंट लिख देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एट 50 डिग्री सेल्सियस, जो हमने ऊपर 50 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ बनाया है, वी कैनॉट लिक्विफाई द गैस। हम गैस को लिक्विफाई ही नहीं कर सकते, इवन बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। अगर मैं जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करता रहूं, उस गैस को लिक्विफाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ है वो इस पहाड़ को टच भी नहीं हो रहा। और ये पहाड़ क्या बताता है ये समझना है। ये पहाड़ मुझे लिक्विफिकेशन की बाउंड्री बताता है कि अगर कोई पीवी ग्राफ इससे क्रॉस होता है तो लिक्विफिकेशन होगी, नहीं तो लिक्विफिकेशन नहीं होगी। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए एक उस पर भी कमेंट लिख देते हैं, एट 30.98 डिग्री सेल्सियस विच I also called as critical temperature. Guys, इसको TC से represent भी करते हैं। TC is the symbol for critical temperature. It is the, यहां पे लिखेंगे, it is the highest temperature. It is the highest temperature at which liquefaction can take place. इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या लिक्विफिकेशन हो सकेगी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। यू कैनॉट लिक्विफाई अ गैस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते रहो, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर। अच्छा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आप देखोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ये था, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन से पहले और लिक्विफिकेशन के जस्ट बाद, लिक्विफिकेशन से जस्ट पहले, ये पॉइंट ध्यान से देखो जिसपे ये इस पहाड़ को टच कर रहा है। लिक्विफिकेशन से जस्ट पहले और लिक्विफिकेशन से जस्ट बाद वॉल्यूम सेम आ रही है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो आ रही है। अगर आप देखोगे ये भी यहीं पे कट कर रहा है, ये भी अप्रोक्सीमेटली यहीं पे कट कर रहा है, जस्ट आगे जस्ट पीछे। बात समझ आ रही है? तो लिक्विफिकेशन में
जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन करते हो तो यहां पे गैस है, यहां पे लिक्विड है, तो डेंसिटी ऑफ गैस जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जस्ट आफ्टर लिक्विफिकेशन। अगर वॉल्यूम सेम है, मास तो सेम होता ही है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पे ना सवाल आ जाता है एडवांस में, मेंस में, कहीं पे भी आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर लिक्विफिकेशन, ठीक है, शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आफ्टर या जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन एंड जस्ट आफ्टर लिक्विफिकेशन लिख दो। एंड दिस हैपेंस ओनली एट क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल है, इफ यू हैव अ क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर आपने पीवी ग्राफ को क्रिटिकल टेम्परेचर पे बनाया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ गैस जस्ट बिफोर लिक्विफिकेशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जस्ट आफ्टर लिक्विफिकेशन। यहां पे आपको समझ आएगा ये लिक्विफिकेशन हो रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ये जो टेंजेंट नहीं है, ये वाली मैं दोबारा से दिखा देता हूं, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इस ग्रीन वाले पहाड़ को जो टेंजेंट कर्व है ना, ये आपका क्रिटिकल कंडीशंस पे बना हुआ है, ठीक है। और इस कर्व पे अगर आप चेक करोगे, वॉल्यूम ब्लैक वाले पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद एक्स कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट सेम है। दैट मींस वॉल्यूम सेम है, मास तो सेम होता ही है, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास सेम, वॉल्यूम सेम, दैट मींस डेंसिटी सेम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम ना, तो मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो मतलब डेंसिटी सेम है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ओके, ऑलराइट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है विच इज 8A by 27 RB। प्लीज रिमेंबर दिस, क्रिटिकल टेम्परेचर का सीधा सीधा फॉर्मूला है 8A by 27 RB। मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन ऑल्सो गिव यू द डेरिवेशन ऑफ दिस, जो कि मैं दे भी दूंगा वंस आई टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स, डेरिवेशन भी बता दूंगा आपको, लेकिन इन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये याद रखना है, ओके। आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द डेरिवेशन, जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स, आपको डेरिवेशन भी मिलेगी, आई हैव प्रॉमिस। डेरिवेशन अभी आपको बताऊंगा मैं। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर गाइज। नेक्स्ट इज क्रिटिकल प्रेशर। अगली जो चीज मैं डिफाइन करना चाहता हूं दैट इज क्रिटिकल प्रेशर which is PC। critical pressure is represented by symbol PC। आइए जरा बताता हूं क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। दोबारा से यहां पे आ जाओ, आपको ये टेंजेंट वाला ग्राफ पे फोकस करना है। ये जिस टेम्परेचर पे बना है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोल दिया गया है। लिक्विफिकेशन के टाइम पे जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, इस ब्लैक वाले पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना प्रेशर तो चाहिए ना गैस को लिक्विफाई करने के लिए। इससे कम प्रेशर पे गैस लिक्विफाई होगी क्या? द आंसर इज नो। इतना प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए, इससे कम प्रेशर ले लो गाइस, इससे कम प्रेशर ले लो, कोई भी कम प्रेशर ले लो, तो उस टाइम पे गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। चेक कर लेते हैं, जैसे ये प्रेशर ले लिया मैंने, ये देखो कहां पे कट कर रहा है इस ब्लू ग्राफ को, गैस वाले पोर्शन में ना, चेक करो यहां पे कट कर रहा है, इट्स स्टिल अ गैस। तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है, वो मिनिमम प्रेशर है जितना रिक्वायर्ड है क्रिटिकल टेम्परेचर वाली गैस को लिक्विफाई करने के लिए। तो दिस इज पीसी। और वॉल्यूम क्रिटिकल तो आपको अब समझ आ ही रहा होगा, दिमाग लगाने नहीं है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज वीसी, वॉल्यूम क्रिटिकल। बात समझ आ रही है? तो अभी हम प्रेशर क्रिटिकल कर रहे हैं, तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर required to liquefy the gas at critical temperature।
ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होता है। सिंपल डेफिनेशन, मैं ग्राफ को दोबारा रीड करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे गाइस। ये जो कर्व है जो कि एक ग्रीन वाले पहाड़ से टेंजेंट है, चलो यहां पे आते ही नहीं, दोबारा बनाते हैं, वहां पे कचरा हो गया है, दोबारा ऐसा सा कुछ बना देते हैं। ये P है, ये V है, ठीक है, ये वो पहाड़ है और ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली लाइन है। समझ आ रही बात? ये ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही, बट आई गेस आपको समझ आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये बन गई गाइज, ये जो बनेगी वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे बनेगी। दैट मींस इससे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर ग्राफ ये TC प्लस पे होगा, तो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया तो लिक्विफिकेशन नहीं होगी, बिकॉज नाउ इट इज नॉट टचिंग दैट डोम फिगर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर को कम रखता हूं, जैसे ये वाला प्रेशर है, वाई कोऑर्डिनेट चेक करो, अगर मैंने प्रेशर को कम रखा तो ये इस लाइन को गैस वाले पोर्शन पे कट कर रहा है। यहां पे इस पॉइंट से पहले ये गैस है, यहां पे जहां पे टच कर रहा है ना, इसके बाद ये लिक्विड है। तो वो कौन सा प्रेशर है जिसपे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो मिनिमम प्रेशर कौन सा है, वो ये है। इस पॉइंट जहां पे वो कट कर रहा है, जहां पे वो डोम को टच कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। उसी पोजीशन में क्रिटिकल कंडीशंस पे, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर आ चुका है, क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है, तो क्रिटिकल कंडीशंस पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की जाती है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज VC। बात समझ आ रही है? तो यहां पे मैंने क्रिटिकल प्रेशर डिफाइन किया है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, 8A/27 RB लिखवा दिया, देखो चेक करो, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखवा दिया है 8A/27 RB। अब अगला जो फॉर्मूला है किसका लिखवाना है मुझे, क्रिटिकल प्रेशर का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल प्रेशर, PC इज इक्वल टू A/27B², A/27B²। अब अगला टॉपिक आपको पता है क्या पढ़ने वाले हो, क्रिटिकल वॉल्यूम। समझा तो मैंने ऑलरेडी दिया है, कोई बात नहीं, क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ने वाले हो बच्चों। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, इट इज वॉल्यूम occupied by the gas at critical conditions। इसका भी फॉर्मूला डिमांड करोगे आप, बिल्कुल करोगे। क्या है फॉर्मूला इसका, VC इज इक्वल टू 3B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ VC, क्रिटिकल वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? अब यहां पे लोगों को बस एक क्वेश्चन आता है जो कि काफी कॉमन भी एग्जाम्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। सिंस आप रियल गैस की बात कर रहे हो, आप रियल गैस की बात कर रहे हो, तो रियल गैस का कुछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी होता है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो Z एट क्रिटिकल कंडीशंस, अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे, वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल कंडीशंस, ठीक है, तो क्या वैल्यू ऑफ Z होती है क्रिटिकल कंडीशन में, तो आप बोलोगे यार Z की वैल्यू PV/RT होती है, Z की वैल्यू PV/RT होती है क्रिटिकल कंडीशंस पे। दैट मींस क्रिटिकल कंडीशंस पे, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये लाल वाला पॉइंट समझ आ रहा है। इस पे प्रेशर की वैल्यू PC है, वॉल्यूम की वैल्यू VC है, टेम्परेचर की वैल्यू TC है। तो आइए पुट करते हैं ना, रियल गैस ही तो है, ठीक है। तो PC VC/RTC, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Z, PV/RT, और P को PC पुट कर दिया क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जरा फॉर्मूले पुट करते हैं। क्रिटिकल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, A/27B², दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला बच्चों 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम का तो अभी डिस्कस किया था, चेक कर लो, 3B। R तो R है, इस पे तो क्या ही बहस करनी।
क्रिटिकल टेम्परेचर अगर कोई पूछे, इट इज 8A by 27 RB. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर. आप इसमें देखोगे सब कुछ कट जाएगा, द आंसर विल कम आउट टू बी 3/8. बाकी सब कुछ कट जाएगा. देखो चेक करें, ए बी से बी कट गया है, ठीक है, ए से ए कट गया है, इस बी से ये भी कट गया है, आर से आर कट गया है, 27 से 27 कट गया, सब कुछ तो कट गया है, सिर्फ 3/8 रह गया. तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आने चाहिए. इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, दिस इज वेरी ऑब्वियस. आपको बस क्रिटिकल कंडीशंस पे Z निकालना था. Z का मतलब होता है PV by RT. PV और T क्रिटिकल कंडीशंस में डाल दो, आंसर आ गया. बात समझ आ रही है? किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, दिक्कतें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी. परेशान नहीं होना, ठीक है, समझना है चीजों को. अब हम आगे चलेंगे एक और सवाल की तरफ. ये तो एक सवाल हो गया, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है? एक क्रिटिकल गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, TC1 लिख दिया मैंने. एक गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. क्वेश्चन सिंपल है, विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजीली? कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है? अब मुझे एक चीज बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है कि इस टेम्परेचर से ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. जो फर्स्ट गैस है, जो गैस फर्स्ट है, वो 20 डिग्री सेल्सियस प्लस पे कैन नॉट बी लिक्विफाइड है. बात समझ आ रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर का यही मतलब होता है. और जो गैस सेकंड है वो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस पे कैन नॉट बी लिक्विफाइड है. तो किसके पास ज्यादा रेंज होगी लिक्विड में रहने की? मतलब मुझे बोलो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस को रखा, तो कौन सी गैस लिक्विड स्टेट में मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी? सेकंड वाली गैस लिक्विड स्टेट में मिलेगी, बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है. मतलब फीलिंग से आ गया, बिल्कुल आंसर बिल्कुल फीलिंग से सामने प्रकट हो गया है. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होता है. एक तो ऐसी फीलिंग से आ जाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो गैस है, उसको कभी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. 20 डिग्री से ऊपर होगी तो उसको कभी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. 30 डिग्री सेल्सियस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, उसका मतलब है कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. तो दैट मींस ये जो सेकंड वाली गैस है, इसके पास 10 डिग्री एक्स्ट्रा की रेंज. मतलब अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो सेकंड गैस लिक्विफाई हो सकती है, लेकिन फर्स्ट गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती. मेरा सारा पॉइंट ही इसी के ऊपर बेस्ड है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर आ रहा है. चलिए फॉर्मूला, लोगों को फॉर्मूला बड़े अच्छे लगते हैं, है ना. लोग कहते हैं फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ. तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 8A by 27 RB. बी वैल्यूज जो होती है ना, जो बी वैल्यू होती है वो काफी चीजों की सेम होती है. गैसेस की बी वैल्यू इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती. ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है. जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका ए की वैल्यू ज्यादा होती है. बिकॉज बाकी सब तो जैसे 8 है, 27 है, आर है, ये सब तो कांस्टेंट है. और बी बॉम्बे, जो बी की वैल्यू है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये वेरी करती है बट उतनी ज्यादा वेरी नहीं करती जितना ए वेरी करता है. ए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ज्यादा वेरी करता है एज कंपेयर टू बी. तो ए की अगर बात करूं, इस सिचुएशन की बात करूं, ए ऑफ फर्स्ट गैस इज ग्रेटर देन ए ऑफ सेकंड गैस. सॉरी उल्टा बोल दिया. ए ऑफ सेकंड गैस इज ग्रेटर देन ए ऑफ फर्स्ट गैस. जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका ए ज्यादा है,
जिसका ए ज्यादा है दैट मींस मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है इजीली टू लिक्विफाई, इजी टू लिक्विफाई। तो दोनों सिनेरियो से आंसर तो सेम ही आ रहा है, बट आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है वो यूज करो। एक फॉर्मूला बेस्ड सिनेरियो है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सिनेरियो है। फॉर्मूला बेस्ड वाला दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऐसा देखा गया है, आप चेक भी कर सकते हो कि बी वैल्यू गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती। कौन सी वैल्यू ज्यादा वेरी करती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी वैल्यू होती है, ए। तो अगर आप यहां पे ए वैल्यू से चेक करोगे, किसी का टीसी ज्यादा है तो जनरली उसका मतलब होता है उसका ए ज्यादा है ना। डेटा क्या दिया हुआ है, सेकंड का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मींस सेकंड का ए ज्यादा है, और जिसके अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसी को तो आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। ऑब्वियस फीलिंग लग रही है, नहीं लग रही है? आई होप लग रही हो। ठीक है, नाउ एज आई प्रोमिस्ड आई विल गिव यू द डेरिवेशन ऑफ पीसी वीसी टीसी। ठीक है, एक बेसिक आइडिया दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को इस डेरिवेशन को नहीं ढंग से देखना है, नहीं देखना चाहता है, इट्स ओके। ठीक है, दिस डेरिवेशन इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर बार डेरिवेशन एक्सपेक्ट नहीं करनी होती। जैसे मैं आपको डेरिवेशन का आइडिया दे देता हूं क्या करना होता है। ठीक है, तो यहां पे लिख दो डेरिवेशन ऑफ पीसीवीसी टीसी। अगर ये डेरिवेशन के बारे में स्लाइटली सवाल आ सकता है तो वो भी एडवांस में आएगा, मेंस में तो दूर दूर तक कोई सवाल नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल वाली फीलिंग है। ठीक है, तो आपको याद है वैन डर वाल इक्वेशन, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर। एन को खा गया मैं, एन को 1 लिख दिया। 1 मोल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, 1 मोल के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये 1 मोल के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल। चलिए, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, वी स्क्वायर से पहले तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पी वी स्क्वायर प्लस ए इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को खोल लेता हूं, सिंपल मैथ्स खेल रहा हूं, पी वी क्यूब माइनस पी बी वी स्क्वायर प्लस ए वी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस आर टी वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0। कुछ नहीं किया, आगे पीछे लेके गया और ब्रैकेट खोल लिया। यहां तक समझ आ रहा होगा। चलिए, v क्यूब, अब मैंने क्या किया, सबको p से डिवाइड कर दिया, सबको p से डिवाइड कर दिया, v क्यूब अकेला रह गया। v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, v स्क्वायर का कोफिशिएंट बना b प्लस आर टी बाय पी। मैंने क्या किया गाइस, मैंने पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दिया है ताकि v क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, v क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, बाकी सारी चीजें p से डिवाइड हो गई, तो अब v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, b प्लस आर टी बाय पी। ठीक है, v का कोफिशिएंट क्या आ गया, इट इज a बाय p लिखना पड़ेगा, v का कोफिशिएंट। अच्छा, कांस्टेंट क्या आएगा, माइनस ए बी लिखा हुआ है, लेकिन डिवाइडेड बाय p तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल आपने p से डिवाइड किया हुआ है। बात समझ आ रही है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये वैन डर वाल इक्वेशन से ही आई है डायरेक्टली, कुछ नहीं किया, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ली, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब आपको निकालना है क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू, दैट मींस मैं यहां पे इस इक्वेशन के अंदर अगर वॉल्यूम को वीसी पुट कर दूं तो काम चल जाएगा। v की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों, vc। ठीक है, हमें क्रिटिकल कंडीशंस पे ही तो ये सारी कहानी चाहिए। क्रिटिकल कंडीशंस में हमें चेक करना है कि वैन डर वाल गैस जो होगी उसके क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या क्या होंगे, फॉर्मूले डिराइव करने हैं। तो वॉल्यूम को vc पुट करते हैं, इसका मतलब क्या है, v माइनस वीसी की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं किया, vc को लेफ्ट साइड ले आया। इसका मतलब है v माइनस वीसी का क्यूब की वैल्यू 0। ऐसे ही थोड़ा इगड़म तिगड़म कर रहे हैं, है ना, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं।
वीसी को पहले लेफ्ट साइड ले गए, फिर क्यूब ले लिया, इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब इस क्यूबिक को एक्सपैंड कर दिया, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, बचपन में सीखा होगा, v क्यूब माइनस वी सी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर वी सी प्लस 3vc स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। एग्रीड। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का मतलब है दोनों के v क्यूब के आगे 1 है ना, कंपेरेबल है, सोचना ही नहीं है। v स्क्वायर का ऊपर वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ b प्लस आर टी बाई पी। ये v स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में, v स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में क्या है, ये देखो -3vc। बात समझ आ रही है। सिमिलरली ये v स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कंपेयर किया है, v का कोफिशिएंट कंपेयर करो। ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में v का कोफिशिएंट क्या है, a बाई पी है, और नीचे वाली इक्वेशन में v का कोफिशिएंट क्या है, v का कोफिशिएंट ये देखो, v का कोफिशिएंट क्या है, 3vc स्क्वायर। एंड सिमिलरली दोनों के कांस्टेंट्स भी आपस में कंपेयर कर लो। ऊपर जो कांस्टेंट है इक्वेशन नंबर 1 में, कांस्टेंट क्या है, माइनस ए बी बाई पी, और नीचे कांस्टेंट क्या है, माइनस वी सी क्यूब। तो गाइस क्या क्या हुआ फटाफट देखते हैं। माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड गाइस 5 को 4 से डिवाइड किया जाए, 5 को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू vc बाय 3 आएगी, चेक कर लो। तो vc की वैल्यू 3b आ गई, है ना इंटरेस्टिंग, है ना। बट यूजलेस, अटर यूजलेस। आपको कभी ये चीज करनी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो सब कुछ जानना चाहते हैं दुनिया में ना। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें सब कुछ बता दो, हम अपने आप देखेंगे कि वो चीज हमें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है, नहीं रखनी, लेकिन आप हमें सब कुछ बता दो। तो वो मैंने कर दिया है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपका मन है इस चीज को ध्यान में रखने का, रखिए, नहीं तो छोड़िए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जैसे वीसी की वैल्यू निकाली है वैसे ही पीसी की भी वैल्यू आ जाएगी, टीसी की भी आ जाएगी, इन्हीं इक्वेशन से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इक्वेशन नंबर 4 में जरा पुट करेंगे ए बाय, जब क्रिटिकल वॉल्यूम होती है तो प्रेशर भी क्रिटिकल होता है ना, तो पी सी लिख दो, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स वीसी स्क्वायर विच इज 3b का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। तो ए पीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, a अपॉन 27b स्क्वायर। बात समझ आ रही है, a अपॉन 27b स्क्वायर। ऐसे ही इन्हीं इक्वेशन को यूज करके टीसी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8a बाई 27 RB। तो ये तीनों बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन याद रखनी है नहीं रखनी है आपकी चॉइस, नॉट माइन, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। यू आर वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, अभी तक मैंने आपको क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में बताया और लिक्विफिकेशन बता दी। तो दैट मींस कौन सा टॉपिक रह गया है, स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था तो कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है, द आंसर इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं अगला टॉपिक विच इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। देखो मैं डिटेल में चीजें बताऊंगा आज वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में, बट आई एक्सपेक्ट कि आप एक बार ये चीजें पढ़ चुके हो। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो। स्टेट्स ऑफ मैटर की पेज नंबर 2, 3, 4, 5 में इनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। तो हम आज काइंड ऑफ एक समरी लिख लेंगे उन डिटेल्स की। तो यहां पे आप लिखिए समरी ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
हेडिंग डालिए समरी ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की समरी लिखनी है हमें अभी। समरी का मतलब है फटाफट पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। दो टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, एक होती है अट्रैक्टिव इन नेचर और दूसरी होती है रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, ये जो रिपल्सिव नेचर की फोर्सेस होती हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये तब आती हैं पिक्चर के अंदर जब डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत बहुत कम होते हैं, तभी आती हैं पिक्चर में। ये जो अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस होती है ना मॉलिक्यूल के बीच में, इट इज कॉल्ड एज योर फेवरेट वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं क्या? ये बेसिकली अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं उनको वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। तो इनकी कुछ टाइप्स यहां पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। पहली टाइप इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट टाइप इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसकी एक स्पेशल टाइप होती है विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, what is hydrogen bonding? It is a special case of dipole dipole forces। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का स्पेशल केस होता है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे हम, परेशान नहीं होना। तो पहली फोर्स, पहली वैन डर वाल्स फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्स। दूसरी वैन डर वाल्स फोर्स बच्चों, द सेकेंड वैन डर वाल्स फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल induced dipole forces. The third kind of van der Waals forces is instantaneous dipole, instantaneous dipole induced dipole forces। एकदम कंफ्यूज आ गए है ना, मतलब ये नाम सुन के कंफ्यूजन हो गई, अरे पता नहीं क्या क्या लिख दिया, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, बाप रे बाप पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत आसान है, आई प्रॉमिस यू, इट्स वेरी वेरी इजी। एक बार पढ़ लोगे चीजें बहुत आसान लगती हैं, ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूं, है ना। तो पहली फोर्स पढ़ेंगे। पहली फोर्स कौन सी है बच्चों? पहली फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली वैन डर वाल्स फोर्सेस है तो बाय डिफॉल्ट दे आर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो दीज आर अट्रैक्शन फोर्सेस, दीज आर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू डाइपोल्स। दो डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती है ना, उसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, डाइपोल का मतलब, डाइपोल माने, अरे डाइपोल का मतलब ये, जैसे HCl, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट मींस वो ज्यादा लालची एटम है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा लालची कौन? क्लोरीन। तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सीन बन गया। अच्छा, अब ये इसको बोलते हैं एक डाइपोल। मैं इसको ना ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो डाइपोल बना है प्लस माइनस का, ये इस तरीके से भी इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। प्लस माइनस का डाइपोल इस तरीके से भी इंटरैक्ट कर सकता है। दोनों तरीके होते हैं इंटरैक्ट करने के, ठीक है। तो इन दोनों इंटरैक्शन वाले तरीकों को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली ऐसे अट्रैक्ट कर सकता है। गाइज, ये जो पहले वाला अरेंजमेंट है ना, इसको हेड टेल अरेंजमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेड टेल अरेंजमेंट।
और नीचे वाले को एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूं मैं डाइपोल डाइपोल की। डाइपोल डाइपोल के अंदर अगर आप इंटरैक्शन एनर्जी की बात करें, इंटरैक्शन एनर्जी इन डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल is proportional to, is inversely proportional to 1 by r cube and might also be proportional to 1 by r6. R cube is in the case of stationary dipole, this is for stationary dipole, ठीक है, and r6 is for rotating dipoles. गाइज ये बहुत हाई फाई बातें लग रही हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, क्या प्रोपोर्शनैलिटी की बातें हो रही हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी में कि अगर दो डाइपोल एक दूसरे के सामने स्टेशनरी है तो फोर्स जो होगी, जो सॉरी फोर्स नहीं, जो इंटरैक्शन एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी 1 by r क्यूब से, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल्स, दो डाइपोल्स के बीच में डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज r। लेकिन अगर दो डाइपोल एक दूसरे के सामने हैं लेकिन एक दूसरे के सामने रोटेट हो रहे हैं, मतलब ये डाइपोल ऐसे ऐसे रोटेट हो रहे हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, इट इज 1 by r raised to power 6। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो दिस इज अबाउट डाइपोल। डाइपोल डाइपोल में क्या होता है? इट इज बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। ये दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल है, या फिर हेड टेल के फॉर्म में अट्रैक्शन हो सकती है या फिर एंटी पैरेलल फैशन में डायरेक्ट अट्रैक्शन हो सकती है। दोनों मैंने डायग्राम्स बना दिए। इंटरैक्शन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? अगर स्टेशनरी डाइपोल है तो 1 upon r to the power 3, ठीक है, r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके रोटेटिंग डाइपोल्स हैं तो r raised to power 6 के प्रोपोर्शनल है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स। आई होप इट इज क्लियर। यहीं पे मैं कवर कर देता हूं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें कर रहा हूं यहां पे मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा लेक्चर नंबर 10 है केमिकल बॉन्डिंग का, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग का है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल के अंदर। आज बस दोबारा से थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा लिंक बना रहे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन है, दूसरा फ्लोरीन है। आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा भूखड़ कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा लालची कौन है? द आंसर इज फ्लोरीन। सो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही एक और HF का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक और HF का मॉलिक्यूल है, इसमें भी फ्लोरीन ज्यादा भुक्कड़ है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा एक और FH का मॉलिक्यूल है, अगेन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है इसी को क्या कहते हैं? इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपको ये डाउट लगेगा कि यार इसको डाइपोल डाइपोल बोलना चाहिए, अभी तो आपने बोला बिल्कुल सेम सिनेरियो डिस्कस किया, देखो ना सेम ही तो डिस्कस किया। HCl में भी तो सेम था, एक तरफ H है एक तरफ Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। ये देखो ये वाली फीलिंग हेड टेल वाली, यहां पे भी तो हेड टेल अरेंजमेंट ही बना हुआ है, ये हेड टेल टाइप की तो फीलिंग आ रही है। तो इसको क्यों नहीं बोल दिया डाइपोल डाइपोल? अगेन दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। इस कैटेगरी को थोड़ा अलग क्यों कर दिया गया, उसका रीजन है इट इज द स्ट्रॉन्गर वर्जन
ऑफ डाइपोल डाइपोल। ये डाइपोल डाइपोल का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। स्ट्रॉन्गर वर्जन का मतलब है यहां पे अगर आप देखोगे, इट अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू FON। ये हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर अटैच्ड होगा तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम इंक्लूड करेंगे। इसका एक सिंपल रीजन है कि ये जो तीन है ना एलिमेंट्स, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दीज आर टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन पीरियोडिक टेबल। देसी भाषा में बोला जाए टॉप 3 लालची एटम्स। ठीक है, ये टॉप 3 लालची एटम्स है। दैट मीन्स अगर इनके साथ हाइड्रोजन चिपक गया, ये तो है बड़े लालची, तो ये हाइड्रोजन को नोच लेंगे। नाइट्रोजन से जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये उनको अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसके कारण हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा आएगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव भी ज्यादा आएगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। एग्रीड? दोबारा से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये टॉप 3 है। ठीक है, अगर इनके साथ हाइड्रोजन चिपका हुआ है तो दैट मींस हाइड्रोजन और इस एटम के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, ये इनकी तरफ शिफ्टेड होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड होगा। हाइड्रोजन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही कम रहेगा, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव का, और वो भी ज्यादा है पार्शियल पॉजिटिव। लूट लिया है बिल्कुल फ्लोरीन ने। फ्लोरीन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, वो भी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव। इस चक्कर में पॉजिटिव का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। इसीलिए इनकी अलग ही कैटेगरी बना दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों, एक तरफ होगा डाइपोल, दूसरी तरफ होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये सोचने वाली बात है। डाइपोल तो सबको समझ आता है। जब भी कोई डाइपोल बोलता है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट डाइपोल। एक तरफ है परमानेंट डाइपोल, है ना, जैसे बोलते हैं ना रिंग की एक तरफ है परमानेंट डाइपोल, रिंग के दूसरी तरफ है एक न्यूट्रल स्पीशीज। कोई भी डाइपोल नहीं है जिसके अंदर। ठीक है, दैट मींस एक न्यूट्रल स्पीशीज है, एक नॉर्मल एटम टाइप बना दिया है। ठीक है, अब क्या होगा जब ये परमानेंट डाइपोल इसको अप्रोच करेगा, अप्रोच कर रहा है जी, इसकी तरफ भाग रहा है, तो ये नेगेटिव इसको अप्रोच कर रहा है। आप ध्यान से देखो कौन सा चार्ज इस न्यूट्रल वाले सर्कल को अप्रोच कर रहा है, वो कौन सा चार्ज है इसका, नेगेटिव वाला साइड। अगर ये नेगेटिव वाला साइड इसे अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो न्यूट्रल स्पीशीज है ना, इसमें एक चार्ज सेपरेशन इंड्यूस हो जाएगी। कैसे? दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड इट विल रिपेल नेगेटिव। ये नेगेटिव ये न्यूट्रल वाले स्पीशीज के नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो इसका नेगेटिव थोड़ी दूर चला जाएगा, इस चक्कर में इसका पॉजिटिव पास आ जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? तो दिस इज नॉट अ परमानेंट डाइपोल। ये डाइपोल था नहीं, बट दूसरे परमानेंट डाइपोल के कारण ये इंड्यूस हो गया है। दिस इज अ इंड्यूस्ड डाइपोल, यह बन गया है डाइपोल। आई विल रिपीट इट अगेन, ध्यान से सुनेंगे। जब ये परमानेंट डाइपोल इसको अप्रोच कर रहा था, जब ये अप्रोच कर रहा था तो इसका नेगेटिव एंड अप्रोच कर रहा था, दिखाई दे रहा है आपके सामने, नेगेटिव एंड अप्रोच कर रहा था। तो दैट मींस इसके अंदर जो सर्कल लिख रहा है, इसके अंदर पॉजिटिव लेफ्ट साइड आ जाएगा, नेगेटिव दूर भाग जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस ये चार्ज सेपरेशन पहले नहीं थी, बट इसके अप्रोच करने से ये आ गई है। अब अगर आप देखोगे देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात समझ आ रही है? जैसे एक तरफ
जैसे एक तरफ HCl है, दूसरी तरफ आर्गन एटम है। जैसे एक तरफ वाटर है, दूसरी तरफ जिनॉन है। बात समझ आ रही है? HCl और आर्गन के बीच में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी अगर किसी ने पूछ लिया, तो HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी है। आर्गन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? पोलर मतलब उसका डाइपोल है, नॉन पोलर मतलब कोई डाइपोल नहीं है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। सेम केस विद वाटर एंड जीनॉन। जो जीनॉन है वो नॉन पोलर है और वाटर है वो पोलर है। तो जीनॉन और वाटर के बीच में भी कौन सी फोर्सेस होंगी? डाइपोल, वाटर का डाइपोल बन जाएगा और जीनॉन का डाइपोल होगा नहीं, उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेंथ वाइज, तो ऑब्वियसली दीज आर वीकर देन डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल से वीक है ये पक्की बात है। दूसरी चीज, इनकी जो इंटरैक्शन एनर्जी है, इंटरैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r to the power 6। अगेन डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी, फैक्ट बेस्ड डेटा है, याद रखना है। इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r raised to power 6। This is your dipole induced dipole attraction forces, another form of van der Waals forces। तीसरी गाइस, थर्ड एंड द लास्ट, लेक्चर का एंड, आखिरी 5 मिनट, ठीक है। थर्ड फोर्सेस, इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तीसरी टाइप की फोर्स है ये, वैन डर वाल्स फोर्स। इसको आप और क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो डिस्पर्जन फोर्सेस। इसी को आप डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हो। इसी को आप लंदन फोर्सेस भी बोलते हो। कई लोग और क्रिएटिव हो जाते हैं, वो बोलते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है यार, नाम बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेले लोगों तो यही काम करोगे। अच्छा, अब इनके बारे में डिस्कस करता हूं। व्हाट आर दीज? ये किनके बीच में होती हैं? दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उठा लो, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उनको डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस बोलेंगे। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल, दो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी या क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। ये क्लोरीन के थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, या ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ब्रोमीन के और बड़े हो गए। चौथा कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन भी ले लो, ये सबका बाप आ गया, सबसे बड़ा। तो इनके बीच में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है ये, ठीक है, हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस। देखो, एक तरफ एक न्यूट्रल स्पीशीज है, दूसरी तरफ भी एक न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल तो वैसे सारी हैं, मतलब न्यूट्रल मतलब नॉन पोलर। अभी के लिए सोचो, नॉन पोलर स्पीशीज है, दोनों जो गोले बनाए हैं नॉन पोलर है, कोई डाइपोल नहीं है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते होते लेफ्ट साइड गए। अगर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हुए लेफ्ट साइड गए, कभी चार्ज डेंसिटी लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है, कभी राइट शिफ्ट होती है, ऐसा होता रहता है मॉलिक्यूल के अंदर, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसा होता रहता है। तो अगर फॉर एन इंस्टेंट ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो चार्ज डेंसिटी है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई, तो राइट साइड पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। इस चार्ज को क्या बोलोगे? इस चार्ज को बोलोगे दिस इज डाइपोल डेवलप्ड एट एन इंस्टेंट। ये फटाफट टूट भी जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेफ्ट से ऐसे घूमते हुए राइट में जाएगा, कहीं भी जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लो हो रहा है, तो कहीं भी जाएगा उसकी दूसरी साइड पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो फोटो दिखाई दे रही है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक इंस्टेंट के लिए है, इसीलिए इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल का नाम दिया गया। दूसरी तरफ जो फोटो बनाई गई है, अब उसके पास इस फोटो को जब लेके गए, इसके पॉजिटिव ने यहां पे नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया और पॉजिटिव को दूर कर दिया। दैट मींस इस इंस्टेंट डाइपोल से क्या इफेक्ट हुआ है, इस इंस्टेंट डाइपोल ने यहां पे एक डाइपोल इंड्यूस कर दिया है। इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। पहला जो डाइपोल बना था वो एक इंस्टेंट के लिए बना था, खुद ब खुद बन गया था, उसको किसी ने हेल्प नहीं दी, खुद ब खुद बना था, इंस्टेंटली खुद ही बन गया, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जो फर्स्ट डाइपोल है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और उस डाइपोल के कारण दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो गया। तो दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस इज वेरी वीक इन नेचर, सबसे वीक है भाई, खत्म है बिल्कुल। दिस इज वेरी वीक इन नेचर, ठीक है। जनरली लार्जर इन बिगर मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो ये फोर्सेस थोड़ी ज्यादा होती हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे, जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाए थे यहां से यहां, तो ऑब्वियसली डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ रही हैं घट रही हैं, ऊपर से नीचे बढ़ रही हैं। एज साइज इंक्रीजेस डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव फोर्सेस किसमें होगी, दो मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन फोर्सेस किसमें सबसे ज्यादा होंगी, आयोडीन में सबसे ज्यादा होंगी, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल वही है, ठीक है। और एक और फैक्ट की तरह चीज, इंटरैक्शन एनर्जी is inversely proportional to r raised to power 6। आई होप चीजें समझ आ रही हो। ये जो तीसरी टाइप की फोर्स है इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन एंड अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर की लेक्चर सीरीज खत्म हो चुकी है, एक ट्यूटोरियल खैर बाकी है, ठीक है। तो आप ट्यूटोरियल अटेंड कीजिए और फिर उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।